नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम चिट्ठी का सफर पाठ का दूसरा भाग करने को जा रहे हैं, जिसमें हम इस पाठ से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देंगे। इसी के साथ साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को, इसके प्रश्न उत्तर एवं इसके कुछ व्याकरण के प्रश्न उत्तर को भी आज हम सॉल्व करने को जा रहे हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। बच्चों, मेरे हाथों में देखिए मैंने कुछ रखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। ये है पोस्ट कार्ड, इसे कहा जाता है इंग्लैंड लेटर कार्ड, और ये सभी है स्टैम्प्स। ठीक है बच्चों, अब हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे पोस्ट कार्ड के बारे में। देखिए पोस्ट कार्ड किस प्रकार का होता है। यहाँ पर एड्रेस लिखने का जगह होता है, यानी नाम पता सब लिखने का, यहाँ पर पिन कोड लिखने का, और हम जो भी संदेश देना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर इस पोर्शन में लिखना होता है। ठीक है बच्चों, ये है पोस्ट कार्ड। इसकी प्राइस के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 50, लेकिन ये 50 रुपीज नहीं बच्चों, ये 50 पैसे में, यानी 50 पैसे में हमें इस प्रकार का पोस्ट कार्ड किसी भी डाकघर से मिल सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हम पोस्ट कार्ड के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। पोस्ट कार्ड एक मोटा कागज, आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा मोटा किस्म का कागज है। मोटे कागज या पतले गत्ते से बना एक आयताकार, आयताकार यानी बच्चों रेक्टेंगुलर, यू कैन सी द शेप, दिस इज रेक्टेंगुलर और आयताकार, है ना बच्चों, जो कि आयताकार टुकड़ा होता है जिसे संदेश लिखने के लिए, यहाँ पर संदेश लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसे बिना किसी लिफाफे में बंद किए डाक द्वारा भेजी भी जा सकती है, यानी अगर हमें इसे किसी के पास में भेजना है तो इसके लिए हमें अलग से इसको एनवेलप में डाल करके हमें पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पोस्ट कार्ड का आविष्कार ऑस्ट्रिया में हुआ था। प्रथम बार पोस्ट कार्ड का जो आविष्कार है बच्चों, वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया एक कंट्री का नाम है, एक देश का नाम है। भारत का पहला पोस्ट कार्ड 1879 यानी 1879 में जारी किया गया था, जिसकी कीमत मात्र 3 पैसे थी। ठीक है बच्चों, पोस्ट कार्ड के संग्रहण और अध्ययन को अंग्रेजी में डेंटियोलॉजी कहते हैं। अध्ययन करने की जो स्टडीज है उसको कहा जाता है डेंटियोलॉजी, डेंटियोलॉजी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे व्यक्तियों को पोस्ट कार्ड जमा करने की एक हॉबी होती है, उसे हम कहते हैं डेंटियोलॉजी। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको पोस्ट कार्ड के बारे में सारी जानकारी मिल गई। बच्चों, अब हम जानेंगे अंतर्देशीय पत्र कार्ड यानी इनलैंड लेटर कार्ड के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं कि इनलैंड लेटर कार्ड कैसा होता है। चलिए ये देखिए बच्चों, ये ऐसा होता है इसमें, और हम जब खोलते हैं इसे, ये देखिए यहाँ पर जो भी हमें संदेश लिखना होता है वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देशीय पत्र कार्ड, इसकी प्राइस जो है वो 250 पैसे यानी 2.5 रुपए इसकी कीमत है, जो कि आपको किसी भी डाकघर से मिल सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा होता है, इस पत्र के अंदर कुछ न रखें, यानी इस पत्र के अंदर में आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रख सकते हैं। जो भी लिखना है बस उसको लिख करके फोल्ड करके आपको इसे बाय पोस्ट भेजना है। ठीक है, पत्र में पिन कोड लिखिए, यानी इस दोनों जगह पर हमें पिन कोड लिखना बिल्कुल आवश्यक है। प्रेषक का नाम और पता यानी सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, यानी यहाँ पर हम जो भी भेज रहा है इस पत्र को, जो भी भेज रहा है, भेजने वाले का पता, नाम और पता जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चों, और हम जिसे भेज रहे हैं, जिसके पास ये लेटर जा रहा है, उसका नेम
हमें इसे बंद करके ऐसे एनक्लोज ऐसे करके टोटली ये क्लोज वे में, यहाँ पर बिल्कुल क्लोज वे में ये जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें संदेश जो है वह खुले में नहीं लिखा जाता है। संदेश को पढ़ने के लिए इसके जो फ्लैप है ना, ये फ्लैप, ठीक है, संदेश को खोलने के लिए इसको फ्लैप को हमें ऐसे खोलना पड़ता है। जबकि पोस्ट कार्ड के मामले में जिसके हाथ से भी पोस्ट कार्ड गुजरे वह संदेश पढ़ सकते हैं। बच्चों, ये है पोस्ट कार्ड और ये है अंतर्देशीय पत्र कार्ड। पोस्ट कार्ड जो है हमें ऐसे ही सेंड करना पड़ता है ना, इसमें जो भी लिखा होता है जिसके भी हाथ से गुजरे वो इसमें जो संदेश लिखा होता है वो पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। बट इसके केस में ऐसा नहीं होता है, इनलाइन लेटर कार्ड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसको हमें क्या करना पड़ता है, लिखने के बाद में जो भी लिखना है उसके बाद में इसको ऐसे क्लोज करके चिपका करके फिर पोस्ट करना पड़ता है। तो इसके अंदर में जो लिखा होता है वो हर कोई नहीं पढ़ पाता है। लेकिन पोस्ट कार्ड के केस में ऐसा नहीं है। पोस्ट कार्ड जिसके भी हाथ से गुजरे वो चाहे तो इसको पढ़ सकता है, क्योंकि इसका जो संदेश है वो बिल्कुल खुला होता है ना बच्चों। ठीक है, अंतर्देशीय पत्र कार्ड भारत के अंदर ही प्रेषण के लिए होता है। ठीक है बच्चों, अंतर्देशीय पत्र कार्ड नाम से ऐसा लग रहा होगा कि इंटरनेशनल अलग अलग कंट्रीज में जाता होगा, बट अंतर्देशीय पत्र कार्ड भारत के अंदर ही प्रेषण के लिए होता है। विदेशों में संदेश भेजने के लिए एक अधिक कीमत वाला, अधिक लागत का एक विशेष अंतर्देशीय पत्र कार्ड होता है। ठीक है, अंतर्देशीय दूसरा और एक पत्र कार्ड होता है जिसे एरोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एरोग्राम कहा जाता है। उसका इस्तेमाल किया जाता है अगर हमें विदेशों में संदेश भेजना हो तो। ये जो है इसे हमें अपने देश के भीतर ही प्रेषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे डाक टिकटों के बारे में। बच्चों देखिए मेरे हाथों में क्या है, मेरे हाथों में कुछ डाक टिकट हैं। ठीक है, अब हम डाक टिकटों के बारे में जानेंगे। डाक टिकट क्या होता है बच्चों? डाक टिकट यह चिपकाने वाले कागज से बना एक साक्ष्य है जो यह दर्शाता है कि डाक सेवाओं को शुल्क का भुगतान हो चुका है। आमतौर पर यह छोटा आयताकार, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर छोटा आयताकार, देखिए रेक्टेंगुलर साइज है बच्चों, ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है जो एक लिफाफे पर चिपका रहता है। इसे हम मोस्टली लिफाफे के ऊपर में चिपका कर उसके बाद में किसी को अगर बाई पोस्ट भेजना है तो हम भेजते हैं। ठीक है बच्चों, यह दर्शाता है कि प्रेषक ने प्राप्तकर्ता को डाक सेवाओं का पूरी तरह से या आंशिक रूप से इसका भुगतान किया है। डाक टिकट डाक भुगतान करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। डाक टिकटों के संग्रह को डाक टिकट संग्रह या फिलेटरी कहा जाता है। डाक टिकट इकट्ठा करना एक शौक है। पोस्ट कार्ड के संग्रह करने की भी किसी किसी की हॉबी होती है, उसी प्रकार से डाक टिकट की संग्रह करने की भी किसी किसी की हॉबी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? फिलेटरी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानेंगे। देखिए बच्चों कहा गया है ना कि ये क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर साइज का होता है, आयताकार शेप का होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चों इस पर हमें अलग अलग मैसेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग मैसेजेस हमें देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, लेकिन ये 1000 रुपये नहीं है बच्चों, ये 1000 पैसे है। ठीक है, यानी 10 रुपए। ये जो डाक टिकट है इसका जो लागत है यह 10 रुपए का है। इस पर क्या लिखा हुआ है देखिए, मास प्रोडक्शन 2019 इंडियन फैशन। यहाँ पर बच्चों आपको अलग अलग डाक टिकटों में अलग अलग मैसेजेस, अलग अलग संदेश देता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, भीमेश्वर मंदिर मीन्स यह भी मंदिर को दर्शा रहा है, उसके बारे में संदेश दे रहा है। ठीक है बच्चों, और भी देख लेते हैं, और भी काफी सारे हैं मेरे हाथों में। देखिए यह 1 रुपए का है, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी की तस्वीर यहाँ पर है। यह जो है यह छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तस्वीर इस स्टैम्प पर लगा हुआ है। ठीक है,
बारे में जानना है। लिफाफे भी होते हैं, बुक पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट होता है, मनी ऑर्डर होता है, पोस्टल ऑर्डर होता है। इन सब के बारे में भी हम कभी और विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। ठीक है बच्चों, हम इस वक्त पहला प्रश्न कर रहे हैं कि गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। तो इसके उत्तर देखिए, इसके उत्तर में क्या लिखा है, गांधी जी बहुत मशहूर व्यक्ति थे, इसलिए उन तक उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा, है ना बच्चों। जबकि आज के डेट में अगर हमें किसी को पत्र लिखना है तो हमें उसका पूरा नाम एवं पता पिन कोड के साथ में लिखना पड़ता है, लेकिन क्योंकि गांधी जी उस वक्त बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे, इसीलिए उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। और वैसे भी गांधी जी के दौर में उस वक्त पिन कोड की शुरुआत तब तक हुई नहीं थी, है ना बच्चों। बच्चों, अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगर एक पत्र में पते के साथ का नाम हो तो क्या पत्र सही जगह पर पहुंच जाएगा। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर किसी पत्र में पते के साथ में नाम भी हो तो ऑफ कोर्स वो तो सही जगह पर पहुंच ही जाएगा, है ना बच्चों। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती है। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, नाम न होने से पत्र किसका है पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, पैदल हरकारों को किस किस तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे, पैदल हरकारों को कठिनाइयों से भरे रास्तों से जाना पड़ता होगा और उन्हें मौसम की मार भी सहनी पड़ती होगी। ठीक है बच्चों, ये हमने क्वेश्चन आंसर 4 क्वेश्चन हमने कर लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। चलिए पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में कुछ जानकारियां दिया गया है, जैसे गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे जगह पे लिखो। मतलब बच्चों, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ जानकारियां दी गई है, इसे आप किस क्रम में लिखोगे। तो हमने पाठ में क्या पढ़ा था बच्चों की हमेशा हमें पता कैसे लिखना चाहिए, सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ में बढ़ती हुई लिखना चाहिए। तो इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सा हो जाएगा बच्चों, हमारा सबसे पहले हो जाएगा हमारा घर का नंबर, है ना। उसके बाद में होगा हमारा गली या मोहल्ले का नाम, फिर होगा हमारा खंड का नाम, फिर कस्बे शहर गांव का नाम, फिर जनपद का नाम, राज्य का नाम, है ना बच्चों। हम इसी क्रम में इस प्रश्न का उत्तर को लिखेंगे। और तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा, क्योंकि हमने पता इस क्रम में लिखा है, क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ हम हमेशा क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जब भी एड्रेस लिखेंगे तो उसे इसी क्रम में हम लिखना चाहेंगे, है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब लिखो। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको अपने घर पर रखे किसी पुराने या नए पत्र को ढूंढना है और उसे देखकर नीचे कुछ प्रश्न दिया गया है, उसके उत्तर को आपको लिखना है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं प्रश्न क्या क्या है। पहला है, पत्र किसने लिखा। आपको उस पत्र में देखकर बताना है कि पत्र किसने लिखा। ठीक है, तो हम उसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं, पत्र हमारी बहन ने लिखा। ठीक है, अगली देख लेते हैं, किसे लिखा। तो आपको उस पत्र में से ढूंढकर लिखना है कि पत्र किसके लिए लिखा गया था, है ना। तो पत्र हमारी दादी के लिए लिखा। तो आप अपने पत्र में देख लीजिए कि आपकी जो पत्र है वो
किसे लिखा गया था, तो आप यहाँ पर दादी की जगह पर उनका नाम लिख देंगे, है ना बच्चों। चलिए अगला है, किस तारीख को लिखा, तो यहाँ पर आप उस लेटर में देखेंगे तो उस पे डेट भी लिखा होगा, बस आपको उस डेट को इस डेट की जगह पर लिख देना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हमारा अगला है, यह पत्र किस डाक खाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, तो आपको वहां पर देख के बताना है कि वह कौन से डाक खाने से होकर आया। तो यह पत्र रोहिणी डाक खाने में 27 फरवरी 2008 को पहुंचा था, ठीक है, जो कि आपको उस लेटर में आपको ढूंढने से मिल जाएगा, ठीक है। उसके स्टैम्प भी होगा, तो स्टैम्प देखने से भी पता चल जाएगा आपको, उसका सील होगा, उसे देख कर भी आप पता कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला, यह उत्तर हमें पत्र देखकर पता चला, ठीक है बच्चों। आप सेम टू सेम आंसर ना भी लिखे, इसे आप अपनी विवेक से, अपनी समझदारी सूझबूझ से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपको एज इट इज बिल्कुल भी नहीं लिखना है जिस तरह इसमें लिखा दिखाया गया है, ठीक है। आप अपने सूझबूझ एवं विवेक के अनुसार इस प्रश्न का हल खुद ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। बच्चों अब हम प्रश्न 7 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। हमारा प्रश्न 7 है, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो, है ना बच्चों। हमने क्या पढ़ा था कि चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्या करना है, किसी भी डाकघर में जाकर इन्हीं तीनों चीजों का मूल्य जो है, प्राइस जो है, उसे पता करके आपको लिखना है, ठीक है। तो हमने इन सब के बारे में पहले ही जानकारी आपको दे दी थी कि पोस्ट कार्ड का मूल्य कितना होता है बच्चों, 50 पैसे का होता है। जो अंतर्देशीय पत्रकार का जो प्राइस है बच्चों, वो 2.5 रुपए का होता है ना, 2.5 रुपए का होता है। और जो एरोग्राम है उसका लागत जो है वो सच में 4-5 रुपए का होगा, ठीक है। और लिफाफा जो है वो भी 4-5 रुपए का होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। मतलब आपको बताया जा रहा है कि आपको 1 रुपए से लेकर के 10 रुपए तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर अपने कॉपी पर चिपकाना है एवं अपने साथियों के साथ में इसे चर्चा भी करना है, ठीक है बच्चों। इसे आप स्वयं अपने घर पर बैठकर करेंगे एज ए प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है बच्चों। अब हम इस पार्ट से रिलेटेड कुछ व्याकरण के क्वेश्चन, ग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। दिए गए गद्यांश को पढ़िए बच्चों। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, पैसेज दिया गया है, आपको उसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। इस पैसेज के बेसिस में आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं कि पैसेज में क्या लिखा है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाकतार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन उपलब्ध हो गए हैं। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। हमने इस पैसेज को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, बताइए मुझे। हमने पैसेज में क्या पढ़ा था? 15 अगस्त 1972 को, है ना। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाकतार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। तो हम इसका जो आंसर है उसमें हम किसे टिक करेंगे? 15 अगस्त 1972, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। पुराने समय में किस पक्षी द्वारा संदेश भेजे जाते थे? तो पुराने समय में कबूतरों के द्वारा। देखिए बच्चों, इसमें हमने किया था ना, यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। पुराने जमाने में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे
जाते थे। ओके, तो यहाँ पर कबूतर के सामने में हम ऐसे टिक लगा देंगे। ओके, पिन कोड में कितने अंक होते हैं बच्चों? हमने इस पैसेज में पढ़ा था कि पिन कोड में कुल 6 अंक होते हैं। ओके, यात्रा शब्द का पर्यायवाची शब्द, यात्रा शब्द का पर्यायवाची यानी सेम मीनिंग, सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम हमें ढूंढना है। यात्रा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सफर यानी यात्रा, तो सफर के सामने में हम ऐसे टिक कर देंगे। सफर जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला है धीरे का विलोम शब्द डैश है। धीरे का अपोजिट मीनिंग, ओके, उल्टा वाला मीनिंग, विलोम शब्द, विपरीत शब्द जिसे हम कहते हैं। तो धीरे का क्या हो जाएगा हमारा? तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेज। ओके, हमने इस पैसेज को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिए गए कथन यदि सत्य है तो उन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। यानी आपको यहाँ पर नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ कथन दिया गया है, कुछ वाक्य दिया गया है। उसको पढ़कर अगर आपको लगता है कि ये सत्य है, अगर ट्रू है, तो उनके सामने में हम सही का निशान लगाएंगे, टिक लगाएंगे। और अगर हमें लगता है कि ये गलत कथन है तो उसके सामने में हम गलत का निशान लगाएंगे, रॉन्ग का निशान लगा देंगे। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, पुराने समय में कौवे के द्वारा संदेश भेजा जाता था। बिल्कुल गलत है ना बच्चों, कौवा तो होगा ही नहीं, यहाँ पर तो कबूतर होना चाहिए था, तो ये गलत है ना। तो हम यहाँ पर गलत का ऐसे निशान लगा देंगे। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। बिल्कुल सही है, शहर के नाम के बाद लिखे अंकों को क्या कहा जाता है? पिन कोड। बिल्कुल सही है। आजकल शीघ्र संदेश भेजने के लिए पत्रों का प्रयोग किया जाता है। गलत है, क्योंकि आजकल टेलीग्राम, बधाई कार्ड, ईमेल और भी कई सारे नए नए आधुनिक चीजें आ गई है ना, तो ये गलत है। और लास्ट वाला, कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल का होता है। बिल्कुल सही है ये तो, क्योंकि कबूतरों का जीवन काल 15 से 20 साल का होता है। ये तो हमने पाठ में भी पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखिए। इसमें क्या बता रहा है आपको बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों में यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है, इसे आपको मूल शब्द के रूप में प्रयोग करना है एवं इन शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखना है आपको। ठीक है, उपसर्ग, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये उपसर्ग क्या है ना, तो मैं बता देती हूँ कि जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, और आपको हमेशा ये बात को याद रखना है कि उपसर्ग जो है वो हमेशा मूल शब्द के पहले लगती है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक सॉल्व करवाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले वाली कर लेते हैं। क में है मान। ठीक है बच्चों, मान में आपको एक ऐसा उपसर्ग लगाना है जिससे कि आपसे एक नया शब्द बन पड़े। तो देखते हैं कि मान में हम क्या उपसर्ग लगाने से, कौन सा उपसर्ग लगाने से मान में एक नया शब्द, विशेष शब्द बन जाता है। तो हम अगर इसमें बच्चों अप लगा देंगे, ठीक है, अ प, अ प, अप, और उसमें हम मान को जोड़कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा नया शब्द? अपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? अपमान। ठीक है, अप लगा देंगे तो अप के साथ में मान जोड़कर क्या बन जाएगा? अपमान बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें बाकी का साथ जो क्वेश्चन है, बाकी का जो क्वेश्चन उसे भी सॉल्व करना है। अगला है हमारा चार। चार में हम क्या लगाए कि एक नया शब्द बन जाए? कौन सा उपसर्ग लगाए इसमें? अगर हम वी लगा देंगे बच्चों, वी, और प्लस अगर हम इसमें चार कर देंगे तो कौन सा नया शब्द बन जाएगा हमारा? विचार बन जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? विचार। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वि चार का मतलब चा र, विचार। समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूल शब्द कार। कार में हम कौन सा उपसर्ग लगाए जिससे कि एक नया शब्द बन जाए? इसमें अगर हम उप लगा देंगे बच्चों, उप के साथ में कार लगा देंगे तो उपकार। ठीक है, इसी प्रकार से हमें बाकी का भी करना है। काल। काल में हम कौन सा उपसर्ग लगाएंगे कि एक नया शब्द बन जाए? इसमें अगर हम अ लगा देंगे तो अकाल बन जाएगा। क्या हो जाएगा?
काल, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज भाग्य। भाग्य में हम कौन सा उपसर्ग लगाए कि एक नया शब्द बन जाए? बच्चों भाग्य में अगर हम सौ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सौभाग्य, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्व करना है। तो अभी आपको समझ में आ चुकी है बच्चों कि उपसर्ग को किस प्रकार से यूज करके मूल शब्द में नया शब्द बनाया जा सकता है ना। बहुत ही मजेदार है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको वन वर्ड में आंसर देना है। एक शब्द में आपको इसका आंसर देना है। वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द प्रयोग करना है। पहला पढ़ लेते। पहला है हमारा ईश्वर को मानने वाला। बच्चों हम एक शब्द में ईश्वर को मानने वाला को हम क्या कह सकते हैं? बच्चों बताइए मुझे, आपको पता है क्या? चलो मैं बता देती हूँ। ईश्वर को मानने वाला को हम कह सकते हैं आस्तिक। क्या कह सकते हैं हम? आस्तिक, यानी भगवान में आस्था रखने वाला को हम क्या कहते हैं? आस्तिक, ठीक है। अगला है जिसका कोई आकार ना हो, ठीक है। जिसका कोई आकार ना हो उसे हम कहते हैं निराकार। क्या कहते हैं? निराकार। जिसका कोई आकार नहीं होता उसे हम कहते हैं निराकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काम ना करने वाला। इसे तो हम सभी जानते हैं। काम ना करने वाला को क्या कहते हैं बच्चों? कामचोर। क्या कहते हैं? काम चोर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा जो देखा ना जा सके। जो ना दिखता हो उसे हम क्या कहते हैं? वन वर्ड में अदृश्य। क्या कहते हैं? अदृश्य, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जल में रहने वाला। जल में रहने वाला को हम कहते हैं बच्चों जलचर। क्या कहते हैं? जल में रहने वाला को हम कहते हैं जलचर, जलचर, ठीक है। इसी प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने मित्र को जन्मदिन के अवसर पर आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपको अपने किसी प्रिय मित्र को आपके जन्मदिन के अवसर पर निमंत्रण पत्र हेतु एक पत्र लिखना है कि प्रिय मित्र, तुम्हें सूचित करते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मेरा जन्मदिन, आप तारीख के साथ में लिखेंगे, उसमें वेन्यू को भी मेंशन करेंगे कि किस स्थान पर आप बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे, जन्मदिन को कहाँ मनाने जा रहे, अपने घर पर या कोई हॉल बुक किया है, ठीक है। प्लस उसमें आप टाइमिंग भी मेंशन कर दीजिए कि कौन से समय से कौन से समय तक के भीतर में आना है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को मिला जुला कर आपको अपने सूझबूझ से, अपने विवेक को यूज करके आपको एक पत्र लिखना है अपने मित्र को, जो कि अनौपचारिक पत्र होगा। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन के भाव एवं विचारों को बिल्कुल बेझिझक इसमें लिख सकते हैं। इसे आप स्वयं करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए लास्ट में आप अपना नाम भी मेंशन करिए कि तुम्हारा प्रिय मित्र, आपका नाम, ओके। चलिए।